आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नौ जून है आज, दिन बुधवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आप लोग आ पहुंचे हैं आज तक रेडियो के इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर तक, जहां हम बात करते हैं पूरे दिन में घटी खबरों की। खबरें ऐसी जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, और कुछ ऐसी भी जिन पर हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। आज कांग्रेस छोड़कर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। कयास तो पहले से थे, मगर आज वो विधिवत भाजपाई हुए हैं, तो समझेंगे कि कांग्रेस से कहां चूक हुई और जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस को फायदा या नुकसान क्या होगा। उधर कोरोना अपने पीक से गिर रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। इसका इलाज भी खूब महंगा है, मगर आज बात करेंगे उस डॉक्टर से जो दावा कर रहे हैं कि वो 100 गुना सस्ता इलाज कर सकते हैं इस बीमारी का। जलवायु परिवर्तन दुनिया की सच्चाई है, लेकिन इसकी कीमत भारत कैसे चुका रहा है और कैसे चुकाएगा, आप आज ये भी जानिएगा। और आखिर में बदले मौसम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे हो, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज मुंबई में दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से वहां तेज बारिश हो रही है, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इकट्ठा हुए बारिश के पानी को जल्द से जल्द निकासी और परिवहन सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने जेल में हाई प्रोटीन डाइट और स्पेशल सप्लीमेंट्स की मांग करने वाली पहलवान सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी है। अडानी और अंबानी ने ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में चीन के तमाम अरबपतियों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर बिलियनर जैक मा का नाम भी शामिल है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति $84 बिलियन और गौतम अडानी की संपत्ति बढ़कर $78 बिलियन हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल पर एक नया फीचर जोड़ दिया है। इससे अगर वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर से जुड़ी किसी तरह की गलती हो गई है, तो उसे कोविन पोर्टल के जरिए ठीक किया जा सकेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद टिकैत ने कहा कि ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को एक मॉडल स्टेट की तरह काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को आज चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके अनूप चंद्र पांडे 29 अगस्त 2019 को यूपी के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के GST और सर्विस चार्ज को आज फिक्स कर दिया है। अब प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन पर सिर्फ ₹150 तक सर्विस चार्ज वसूल कर सकेंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर आज 3 दिन के कुवैत दौरे पर रवाना होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में किसी देश की यह उनकी पहली यात्रा है। इस दौरान वह उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। और UPSC ने आज सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का संशोधित इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू की शुरुआत 2 अगस्त 2021 से होगी, जो 22 सितंबर 2021 तक चलेंगे। UPSC ने अपने वेबसाइट पर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के लिए सीरियल नंबर, रोल नंबर, तारीख और समय की जानकारी भी दी है। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने आज कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अब वो भाजपा नेता हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका पार्टी में स्वागत किया। जितिन को राहुल गांधी का करीबी माना जाता रहा है और वो उन जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं जो कभी कांग्रेस के दिग्गज थे, और एक दौर तो ऐसा भी था जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस की अध्यक्षीय के लिए दावा ठोककर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव को वो हार भी गए थे और कुछ ही दिन बाद ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हो गया था। फिलहाल माना जा रहा है कि जब से प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस की कमान संभाली थी, जितिन प्रसाद खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे। बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। फाइनली वो यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलकर चले गए। हमने इस बारे में बात की आज तक वेबसाइट के संपादक पाणिनी आनंद से। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की संभावना काफी पहले से जताई जा रही थी। आपको क्या लग रहा है, इतने दिन भी वो रुके रहे तो क्यों, और कांग्रेस से उन्हें क्या ऐसा नहीं मिला जिसे देने का वादा बीजेपी ने किया है? हाँ, मसला ये नहीं है कि उनको कांग्रेस ने क्या दिया या क्या नहीं दिया। मसला ये है कि कांग्रेस में उनको कैसा दिखता है भविष्य की। कांग्रेस में अगले 5 सालों में, 10 सालों में यूपी में वो कितनी चीजें बदल पाने की स्थिति में होगी। तो इन सब चीजों का असेसमेंट उन्होंने किया। मुझे ये भी खबर है, इसकी भी पुष्टि हुई है कि कांग्रेस से पहले भी उन्होंने एक आध और राजनीतिक दलों से भी
संभवतः संपर्क किया और वहां पे जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे शायद बात उस तरह से नहीं बन गई और अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बात करके वहां पे वो चले गए हैं। तो ये मसला जितिन प्रसाद के अपने असेसमेंट का है कि वो कब तक विपक्ष में और एक इतनी सीमित हो चुकी पार्टी में रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया है कि वो निकले और जहां पे उनको ज्यादा मजबूती और सत्ता और शक्ति दिखाई देती है उस तरफ जाए। अच्छा देखिए, रीता बहुगुणा जोशी, संजय सिंह, अमिता सिंह, राजकुमारी रत्ना सिंह, जगदम्बिका पाल, भुवनेश्वर कलिता, ये सभी कांग्रेसी दिग्गज थे जिन पर पार्टी यूपी के मामलों में भरोसा करती थी। एक एक करके चले गए सब और अब ताज़ा झटका हम देख ही रहे हैं। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में इस सबसे घाटा झेलेगी या फिर नई पार्टी बनकर उभरने की संभावना भी देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो लोग कांग्रेस में थे और बाकी राजनीतिक दलों में गए, अगर उनकी भी उन राजनीतिक दलों में स्थिति देखें तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छी नहीं है। सिवाय इसके कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए वो पार्टी अभी राज्य में सत्ता में है, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई हम सत्तासीन पार्टी से हैं और कुछ थोड़ा बहुत उनको लाभ उसका मिल सकता है। अन्यथा ऐसा कोई राजनीतिक रूप से उनका अभ्युदय हो गया हो या उनका कद ऊंचा हो गया हो, ये आपको दिखाई नहीं देगा। रीता बहुगुणा जोशी का ही अगर आप उदाहरण ले लें या जगदम्बिका पाल का उदाहरण आप ले लें, तो इनकी तूती कांग्रेस में रहते हुए ज्यादा बोलती थी, ज्यादा दिखाई देते, ज्यादा वोकल थे, ज्यादा प्रभावशाली माने जाते थे इसकी तुलना में कि जब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। एक नाम और है जो कांग्रेस का नहीं है आप, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को आप याद करें कि एक व्यक्ति जो चेहरा था एक समय में बहुजन समाजवादी पार्टी का, इतनी मजबूत उनकी स्थिति थी, वो बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद में जब से भाजपा में आए हैं उनको मंत्रालय भी मिल गया है, लेकिन उनकी विजिबिलिटी खत्म हो गई है और जो उनकी अपनी जमीनें थी उन पे भी वो मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पूरे का पूरा प्रयास और पूरी की पूरी कोशिश उनकी अपने ही बेटे बेटी इन सबके टिकट वगैरह में खप जाती है और पार्टी उसको भी तरजीह नहीं दे पा रही क्योंकि उनमें भी विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो भाजपा एक बहुत बड़ा जलाशय है और वहां पे उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं संगठन की भी और उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं अनुषांगिक संगठनों वाली भी या आरएसएस वाले भी। तो उसमें बहुत वोकल हो पाना, बहुत ऊपर तक जा पाना एक अस्पृश्य पार्टी से आकर के वो बहुत मुश्किल होता है। बीजेपी में जाना जितना आसान है, बीजेपी में पनपना उतना ही मुश्किल है। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मैंने और आपसे पूछा था, किसका फायदा है नुकसान, कांग्रेस को क्या होगा? कांग्रेस को इसका मुझे लगता है कि मोटे तौर पे अगर मैं देखूं तो इसलिए फायदा है क्योंकि ये जितने भी लोग हैं इनका अपना कोई जनाधार नहीं रहा। रीता बहुगुणा जोशी लगातार चुनाव हारती रही। जगदम्बिका पाल की कहानी बहुत पुरानी है और जतिन प्रसाद के लिए तो आप देख लीजिए अभी उनकी भौजाई जिला पंचायत तक का चुनाव हार गई हैं, जबकि वो एक ऐसे परिवार ऐसे कुनबे से आते हैं जो माना जाता था कि नहीं वो कालकुब्ज ब्राह्मणों में अकेला जो है वो एक रजवाड़ा परिवार रहा है और बहुत मजबूत पकड़ रही है। लेकिन उनके पिता के जाने के बाद से वो कभी भी उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए, वो खुद अपनी सीटें बचा नहीं पाए। कांग्रेस में रहते हुए भी उनका बहुत प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस के लिए एक बहुत विनिंग फेज थे। तो कांग्रेस भी चाहती है और बहुत मजेदार इसमें मैं आपको कोट करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि जितिन प्रसाद जी कांग्रेस से जाने के लिए धन्यवाद। तो आप ये समझ लें कि किस तरह की उनकी उपयोगिता थी कि जिस पार्टी से गए हैं उसको भी कोई फर्क नहीं रहा। यूपी की राजनीति की बात हो रही तो मजाज लखनवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है जो कांग्रेस और जितिन प्रसाद पे एकदम सही बैठता है कि मेरी बर्बादियों का है हम नशीनों, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। तो कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में बगिया है उसमें जतिन प्रसाद ना तो मौका मिलने के बावजूद कुछ बो पा रहे थे और ना वो जाते हुए कुछ उखाड़ पाएंगे। नो विन नो लॉस वाली स्थिति में कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी कैसे इस्तेमाल करेगी जतिन प्रसाद का और वो कितने कारगर हो पाएंगे, क्या वो वाकई एक उनको भारतीय जनता पार्टी में लिए जाने के पीछे केवल एक कारण है कि जो ब्राह्मणों के बीच में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर असंतोष है उसको काउंटर करने के लिए एक ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास बुला लिया है। लेकिन क्या जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड समझे जाते हैं? क्या उनकी ब्राह्मणों के बीच में या किसी एक हिस्से के ब्राह्मणों के बीच भी कोई पैठ, कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल बचा है कि वो उनकी ब्राह्मण बिरादरी उनको अपने नेतृत्व के तौर पर देखे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो भाजपा को भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने वेलकम तो कर लिया है लेकिन अब इसका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है।
तो जितिन क्या बोएंगे या काटेंगे ये तो पता चल ही जाएगा। अगले साल चुनाव है यूपी में। फिलहाल तो ये देखिए कि कितने अब इधर से उधर आते जाते हैं। बहरहाल कोरोना का पीक तो खत्म हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस देश के 28 राज्यों तक फैल गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 28 राज्यों में अब तक 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। करीब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। ये बीमारी जितनी घातक है, इसका इलाज उतना ही मुश्किल है, उतना ही महंगा है। आप ये देखिए कि इलाज के लिए एन्फोटेरेसिन बी नाम का जो इंजेक्शन लगता है, ऐसे 5 इंजेक्शन लगते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 30-35 हज़ार रुपये तक है। फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, ऑपरेशन का खर्चा अलग है। यानी हफ्ते भर में सिर्फ इंजेक्शन भर की कीमत से आपकी जेब ढीली ही नहीं होगी, फट भी सकती है। लेकिन पुणे के कुछ सर्जन्स का दावा है कि अगर उनके तरीके से इलाज आपने करा लिया तो 350 रुपये तक का ही खर्च आएगा, यानी सीधे 100 गुना सस्ता इलाज। तो इस इलाज में होता क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की पुणे के जाने माने ENT सर्जन डॉक्टर संदीप कर्माकर से, जो इस नए तरीके से इलाज कर रहे हैं, और उनसे हमने पूरा प्रोसेस समझा। एम्फोटेरेसिन बी जो दवाई है ये अलग अलग फॉर्म में आती है। जो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है, जो ये किडनी के लिए सबसे मानी जाती है। जिनकी किडनी फेल है या जिनको अभी जैसा मेरे पास एक पेशेंट है जिन्होंने अपने बेटे को किडनी ट्रांसप्लांट किया हुआ है और एक ही किडनी है और उनको अभी म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, तो ऐसे लोगों को किडनी सेफ दवाई देना जरूरी है जो लाइपोसोमल है, जो बहुत महंगी है, जिसका इलाज लाखों में जाता है सारी दवाई का। लेकिन अभी बहुत से ऐसे भी पेशेंट है जो यंग है, 30-32 साल के हैं, 40 साल के हैं, जिनको और कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोविड हुआ था, जिनको अल्सर हुआ है, जिनमें म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, वो लोगों को हम लोग जो एम्फोटेरेसिन बी का दूसरा फॉर्म है, जो डीऑक्सीकोलेट या लिपिड फॉर्मुलेशन, जो सस्ता है, यहाँ लाइपोसोमल 5,000 में मिलती है एक 50 मिलीग्राम के लिए, ये 350 रुपए में मिलती है। मात्र इसमें हम लोग को एक बहुत सावधानी बरतनी है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे दिन चेक करके हम लोग उसका डोज धीरे धीरे बढ़ा के वही इलाज वही कर सकते हैं जो हम लाइपोसोमल से करते हैं। इसमें हम लोग पूरी तरह से अच्छे से ऑपरेशन करके ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस को शरीर से निकाल देते हैं, ताकि दवाई जो हम लोग दे क्रिएटिनिन मॉनिटर करके, तो वो दवाई का असर उतना ही अच्छा हो जितना लाइपोसोमल का होगा। हाँ, एक ही उसमें सावधानी है कि हम लोग को क्रिएटिनिन पे ध्यान रखना है और दवाई बिल्कुल एक स्पेसिफिक तरीका होता है उसको। दवाई चालू करने के पहले सलाइन देना है, दवाई देने के बाद सलाइन देना है, ताकि किडनी फ्लश आउट कर दे वो दवाई। अगर ये करेंगे तो पेशेंट का जो खर्चा लाखों में जाता है वो 30-35 हजार तक आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना महंगा इंजेक्शन है जो लोगों को दिया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण भी होंगे, लेकिन जो तरीका आप अपना रहे हैं ये बताइए मुझे कि क्या गंभीर लक्षण वाले मरीजों में भी आपका तरीका काम करेगा? अभी ये हम लोग इस चैलेंज के सामने क्यों आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो लाइपोसोमल है, जो सबसे सेफ तरीका है, जो महंगा तरीका है, लेकिन जिससे हम लोग अगर एक पेशेंट को हम लोग को 6 दवाइयां 6 इंजेक्शन एक दिन में देना है, तो लाइपोसोमल देंगे तो किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग इस मुकाम पे क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आज लाइपोसोमल मिल ही नहीं रहा है। पेशेंट ऑलरेडी कोविड में इतना खर्चा कर चुका है, उसके ऊपर ये बीमारी का खर्चा। इसलिए हम लोग को इस नतीजे पे आना पड़ा है कि एम्फोटेरेसिन बी कन्वेंशनल भी हम लोग देंगे तो भी नतीजा माइल्ड केसेस में भी अच्छा ही रहेगा, सीवियर में भी अच्छा ही रहेगा, अगर हम लोग सावधानी बरत के और अगर पेशेंट को किडनी पे दबाव ना आए। अगर किडनी पे दबाव आने वाला है, अगर कोई पेशेंट किडनी के वाइज चैलेंज्ड है, जो एल्डरली पेशेंट है, जिनको और कुछ एसोसिएटेड बीमारियां हैं, वो लोगों को हम लोग को लाइपोसोमल अगर एम्फोटेरेसिन मिले और पेशेंट के पास पैसा हो, गवर्नमेंट ने कुछ उसको सपोर्ट किया, तो लाइपोसोमल अभी भी सब में अच्छा है। लेकिन आज हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे पास दवाई ही नहीं है, महंगी दवाई भी छोड़ो, दवाई ही नहीं है। इसलिए अभी जो मिले उसमें पेशेंट को हम लोग को ठीक करना है। इसलिए हम लोग ये तरीका कर रहे हैं कि पेशेंट का क्रिएटिनिन मॉनिटर करते हैं। हम लोग हमारे फिजिशियन से बहुत रोज टच में रह के उनसे डिटेल राउंड लेके रोज क्रिएटिनिन मॉनिटर करके हम लोग ये जो ट्रीटमेंट है उसको सक्सेसफुली कर रहे हैं। इसलिए आपके सवाल का जवाब कि अगर हाँ सीरियस केस भी हो, अगर पेशेंट का किडनी ठीक हो तो हम लोग ये दे सकते हैं,
थोड़ा बीच बीच में हम लोग को रोकना पड़ता है। हम लोग उसको एम्फोटेरेसिन की हॉलीडे बोलते हैं कि पेशेंट को थोड़ा दिन एम्फोटेरेसिन रोक दिया जाए ताकि किडनी रिकवर हो। ठीक है। और अब तक आपने कितने मरीजों को इस इलाज से ठीक किया है, कितने केस सक्सेसफुल रहे, ये भी बताइए। सबसे पहले मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि ये तरीका पुराना है। पहले भी ये एम्फोटेरेसिन भी कई बार हम लोग ने यूज किया है, लेकिन इतना चैलेंजिंग सिचुएशन पहली बार आया है क्योंकि जो लाइपोसोमल दवा है महंगी वाली, उसकी कमी थी, पैसे नहीं थे करके अभी हम लोग ने ये तरीका अपनाया है। ये तरीका हमने निकाला नहीं, ये पुराना तरीका है, लेकिन अभी हम लोग ने एक बिल्कुल उसको पूरी तरह से जान लिया है कि क्रिएटिनिन का रेगुलरली चेकअप करके हम लोग जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको किडनी का इश्यू नहीं, उनको ये दे सकते हैं। टोटल पेशेंट्स हम लोग ने अभी तक, मैंने खुद मेरे डिपार्टमेंट में और 3-4 ENT सर्जन भी है, उनके सबके नंबर्स भी है, लेकिन मैंने खुद में पिछले 3 महीनों में 100 पेशेंट से ऊपर पेशेंट्स देखे हुए हैं। 80 लोगों का हम लोग ने ऑपरेशन किया है। 4 पेशेंट्स की मौत हुई है, कोई 2 पेशेंट ऑपरेशन के पहले, 2-3 पेशेंट सीरियस है, वो हायर, जिनको और ज्यादा किडनी की बीमारी थी, जिनके ब्रेन में फंगस जा चुका है। 3 लोगों की हम लोग ने आंखों को सैक्रिफाइस करना पड़ा है क्योंकि वहां से ब्रेन में फंगस जा रहा था। 4 लोगों के पहले ही ब्लाइंड थे, लेकिन वो चारों के चारों लोग भले ब्लाइंड हो, लेकिन उनका हम लोग मैनेज कर सके हैं। लेकिन ओवरऑल अबाउट 68 पेशेंट्स हमारे बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीट हो चुके हैं, घर चुके हैं, पूरी तरह अभी तक नॉर्मल नहीं है बिकॉज ये जो दवाइयां हैं, ये जो बीमारी है, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। इसलिए पेशेंट्स को 2 या 3 महीने के बाद हम लोग एक्चुअल रिजल्ट देख पाएंगे कि हम लोग किस हद तक उनको सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रीट कर चुके हैं। लेकिन यस, अभी तो पेशेंट्स कम होना चालू हुए, कोविड भी कम हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये एक जो सीवियर, हमेशा इसको बोलता हूँ कि पैंडेमिक के बीच का एपिडेमिक आ चुका है, वो धीरे धीरे उस पर हम खाली मैं नहीं, खाली सब जगह के ENT सर्जन, आंखों के डॉक्टर, इंटेंसिव लोग, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया तो 5 लोग हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं तो गिव सक्सेसफुल आउटकम। गांधी ने कहा था कि धरती पर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से संसाधन तो पर्याप्त हैं, मगर हमारे लालच के लिहाज से वो कम ही रहेंगे। पर्यावरण और इंसानी तरक्की के बीच ये कशमकश पुरानी है कि संतुलन बैठाएं तो बैठाएं कैसे। पर्यावरण बचाने के लिए क्या हम अपनी ज़रूरतों से समझौता करें या ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्यावरण का दोहन करते चलें? ये वो सवाल हैं जिनसे मानवता जूझती रही है, लेकिन पर्यावरण का दोहन करना भी लॉन्ग रन में इकोनॉमी की सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। एक नई रिपोर्ट इस बात की तायीद करती है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2011 से 2020 तक का दशक जो था सबसे गर्म रहा। लंदन बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की द कॉस्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया की रिपोर्ट आई है। वो भी कहती है कि भारत को जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सदी के आखिर तक GDP में भारी नुकसान हो सकता है। ये नुकसान कितना है और जलवायु परिवर्तन के किन फैक्टर्स की वजह से ये होगा, ये सब मैंने पूछा इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के एडिटर अंशुमान तिवारी से। क्लाइमेट चेंज यानी जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण अभी हमने लगातार भारत में पिछले 2 ही महीनों में 3-4 बड़े साइक्लोन्स देखे, जिसमें एक बड़ी दुर्घटना हमने अरब सागर में देखी। दुनिया में जलवायु के परिवर्तन के कारण जिस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, उनका गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और ये बहस, ये आकलन, ये चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। लगभग पिछले 10 साल से पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। विज्ञान और शोध मानते हैं कि इसकी वजह
क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण में परिवर्तन है, जो कई तरह से है। कहीं समुद्र का जल स्तर बढ़ना, कहीं पर ग्लेशियर्स का पिघलना, कहीं तापमान बढ़ना, और ये सारी चीजें मिलकर प्रकृति को अस्थिर कर रही हैं। और प्रकृति रिवोल्यूशनरी हो रही है। प्रकृति जो है वो अपने सामान्य स्वभाव से ज्यादा उत्तेजित होकर एक्टिविटी कर रही है। खासतौर पर साइक्लोन्स ने दुनिया में काफी तबाही मचाई है, जिसके कारण अब इनके अर्थव्यवस्था पर नुकसान का आकलन किया जाने लगा है। ये जो रिपोर्ट आई है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की, ये रिपोर्ट ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और लंदन का एक थिंक टैंक है, उनकी रिपोर्ट है। ये बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 3 से 10% का जीडीपी 2100 तक, मतलब अभी से अगर आप माने तो अगले 70 से 80 साल के दौरान 3 से 10% तक का जीडीपी भारत का क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होगा, और गरीबी की दर 3.5% तक बढ़ सकती है। इसमें बड़ा हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग का होगा, यानी कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी दुनिया का तापमान बढ़ता है तो इसकी दो बड़े असर हमें दिखाई देंगे। एक तो हैवी रेनफॉल जो हम देख रहे हैं, भारत में बादल फटना और बहुत तेज बारिश होना, ये देख रहे हैं। सीवियर फ्लडिंग हम देखेंगे, बाढ़ देखेंगे, तूफान और चक्रवात देखेंगे, और इसके अलावा हीट वेव्स की कंडीशन भी पैदा होंगी। ये रिपोर्ट बताती है, और इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया में कई तरीके के सहयोग व्यवस्थाओं की जरूरत है, कई तरीके के कानूनी बदलावों की जरूरत है, उद्योगों के कामकाज के तरीके में बदलाव की जरूरत है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को किस तरह प्रभावित कर सकता है, और इसकी वजह से सामान्य लोगों के जीवन में क्या संकट खड़े हो सकते हैं, ये बताइए। देखिए, असर कई तरीके का, जैसे मैं क्या आंकड़ा आपको बताता हूँ कि हरिकेन्स ने, वाइल्ड फायर्स ने और बाढ़ ने, हरिकेन्स तूफान ने और जंगलों में लगी आग ने, भारत ने भी पिछले साल भी जंगलों में आग लगी, इस साल भी जंगलों में आग लगी। ऑस्ट्रेलिया और अमेजन के जंगलों की आग के दृश्य तो हमारे आंखों के सामने अभी भी हैं। इन्होंने पिछले साल करीब 200 बिलियन डॉलर का डैमेज किया है। दुनिया की बीमा इंडस्ट्री, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो क्लाइमेट चेंज से सबसे बुरी तरह तबाह है। पिछले 1 दशक से बीमा इंडस्ट्री की हालत खराब है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बीमा में होती हैं, इंश्योरेंस में होती हैं। करीब 210 बिलियन डॉलर की कॉस्ट क्लाइमेट चेंज ने पिछले ही कुछ सालों में पिछले 1 साल के अंदर दरअसल दी है। और तो ये नुकसान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी वित्तीय व्यवस्था को होता है। और जब बाढ़ आती है या तूफान आते हैं या वाइल्ड फायर होती हैं, तो बड़े पैमाने पर फसलें तबाह होती हैं, और फसलें तबाह होने से उस क्षेत्र की उत्पादकता तो गिरती ही है, गरीबी बढ़ती है। और ये बहुत सामान्य सी बात है। भारत में बाढ़ और सूखे का, और खासतौर से बाढ़ का तजुर्बा तो हमारे आंखों के सामने है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ एक समय के लिए आती है, वो 10 साल तक, 11 साल तक उन क्षेत्रों में गरीबी बढ़ती है, लोगों की इनकम कम होती है, और वो पीछे चले जाते हैं, क्योंकि कई सारी चुनौतियां उसके बाद आना शुरू होती हैं। लेकिन दूसरा एक और पहलू है भारत में, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का, जो हमें पहली बार देखने को मिला है पिछले 5-6 साल में, कि अब क्लाइमेट चेंज का निशाना शहर बन रहे हैं। हमने लगातार पिछले 5-6 साल में कई सारे बड़े शहरों में फ्लडिंग देखी है, बहुत तेज बारिश के कारण। किसी भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम अचानक हो जाने वाली बारिश संभाल नहीं सकता। तो हमने मुंबई देखा, हमने चेन्नई देखा, हमने अमेरिका के बहुत सारे शहरों में देखा। तो शहर और शहरों के आसपास की जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जिन्हें हम आमतौर पर मानते थे कि उन पर क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बाढ़ या सूखा, बाढ़ या हरिकेन तटीय इलाकों को प्रभावित करते हैं, और तटीय इलाकों के उद्योग ही आमतौर पर प्रभावित होते हैं। जो हिंटरलैंड में अंदर बना हुआ इंडस्ट्रियल सेटअप है, उस पर असर नहीं पड़ता। पर अब जो बारिश आई है, खासतौर से जो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा चेंज है, वो हैवी रेनफॉल और अचानक होने वाला हैवी रेनफॉल है। उसने शहरों को भी बुरी तरह तबाह किया है, और शहरों में उसकी लागत बहुत ज्यादा है, उद्योगों में, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी गिरती है और गरीबी भी बढ़ती है। मुंबई के मानसून ने इस साल समय से 1 दिन पहले दस्तक दे दी है। हर साल मुंबई मानसून की वजह से बेहाल रहता ही है, हम और आप तस्वीरें देखते हैं। और इस बार तो मौसम विभाग ने बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। शहर में तेज बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए लोकल ट्रेन सेवा कुछ जगह बाधित है। जगह जगह जल जमाव से लोग हर साल परेशान होते हैं, वो आज भी हो रहे हैं। लेकिन मानसून की जो परेशानी है वो अपनी जगह। इस बार चैलेंज एक और है, बारिश के मौसम में कोविड प्रोटोकॉल के पालन का। खासकर मास्क पहनने को लेकर दिक्कतें आम हैं। मास्क गीला हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है।
तो हमने कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन होगा, इस बारे में बात करने के लिए फ़ोन मिलाया डॉक्टर अक्षय बुधराजा को, जो दिल्ली में आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल में प्लम्नोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मॉनसून आ गया है तो ऐसे में मास्क भी गीला होता ही है, तो ये भीगा मास्क पहनना है या नहीं? जो ये फेस मास्क होते हैं, चाहे वो 3 प्लाई मास्क हो या फिर N95 मास्क हो, अब जैसे मॉनसून आएगा मास्क गीले होंगे, तो गीले मास्क से उनके जो भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस पैदा होती है और सांस लेने में तकलीफ बढ़ सकती है। इसके अलावा एक गीला मास्क जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, फंगस का ग्रो होना उसमें बहुत पॉसिबल होता है एंड उसके कारण आपके नेजल कैविटी में फंगस ग्रो हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो गीला मास्क यूज नहीं करना है, आपको स्पेयर मास्क अपने साथ कैरी करना बहुत जरूरी है, एक ऐसे कोई जिप लॉक में जो वाटर प्रूफ हो। और अगर मास्क गीला हो रहा है तो आपको इमीडिएटली चेंज भी करना है। एक पर्टिकुलर मास्क 5 दिन से ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, यूजुअली 5 मास्क रखने चाहिए जो आप रोटेट कर सकते हो। यदि आप कॉटन मास्क की बात कर रहे हो, जो यूजुअली आप आज के समय में डबल मास्क यूज किया जाता है, एक 3 प्लाई मास्क होता है और एक कॉटन मास्क होता है, तो कॉटन मास्क आप सेम मास्क नहीं यूज करें, उसे रेगुलर 5 दिन में रिपीट करते रहें और उसे एक ड्राई प्लेस में रखें जहाँ पे आप वो सूख जाए और उसके जितने भी जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग ना रहें और वो साफ हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको रेजिस्टेंस लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉक्ड है, तो उस मास्क को डिस्कार्ड करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अगर मास्क गीला हो जाता है तो फेस शील्ड एक ऑप्शन हो सकता है इस सीजन में? जी डेफिनेटली, बट अकेला फेस शील्ड यूज करना ठीक नहीं होगा। मास्क के ऊपर आप फेस शील्ड पहने, उसके 2 कारण हैं, वो 2 तरह से प्रोटेक्ट करेगा। एक तो डेफिनेटली आपके मास्क को वेट होने से बचाएगा, दूसरी चीज फेस शील्ड लगाने से आंखें भी प्रोटेक्ट होती हैं, क्योंकि वायरस यूजुअली 3 जगह से ही एंटर होता है, या तो नाक से या मुंह से या फिर आंखों से भी एंटर होता है। क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि ये वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट फॉर्म में ही स्प्रेड होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि शायद वायरस जो है वो एरोसॉल से भी फैलता है। एरोसॉल से फैलने का मतलब ये होता है कि वायरस हवा में रह सकता है कुछ समय तक। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोरोना वायरस है, एक्टिव कोविड है, और उसके अंदर गले में वायरस रेप्लिकेट हो रहा है और अच्छा खासा मात्रा में है, यदि वो गहरी सांसें लेता है, खांसी करता है या छींकता है, तो वायरस नॉट जस्ट ड्रॉपलेट फॉर्म में इधर उधर सरफेसेस पे जा सकता है, 6 फीट का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा वो 6 फीट से ज्यादा भी आगे जा सकता है अगर वो एरोसोलाइज फॉर्म में है। तो डेफिनेटली एक फेस शील्ड जो है वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देगी, बट अकेली फेस शील्ड नहीं, साथ में मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, इस मौसम में मास्क को डिस्पोज करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये बताइए सर। मास्क को डिस्पोज करने का तरीका तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने जो देखा है कि आप अगर सरफेसेस टच करते हैं और उसके बाद अगर आप हाथ अपने नाक, मुंह या आंख में नहीं लगा रहे हैं, तो यूजुअली वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है, सरफेसेस पे इतनी देर तक रहता नहीं है ये वायरस। तो डिस्पोज करने का तरीका यही है, या तो आप इसको सिंपल पेपर बैग में रखें या जिप लॉक में रखें। ये जरूर है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं या कोविड से रिकवर कर रहे हैं, या फिर उनको किसी भी तरह का वायरल सिम्टम है, चाहे वो फीवर हो, सर्दी जुकाम हो, उन लोगों को अगर वो पॉलिथीन प्लास्टिक बैग भी यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि डबल बैग यूज करें। पहले बैग में उसे डालें और एक और बैग से उसको टोटली अच्छे से बंद करें, सो दैट उसको इधर उधर, या तो कई बार वो पॉलिथीन बैग फट सकता है तो वो मास्क खुल सकता है। तो डबल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसे लेबल भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर सिमिलरली, अगर आप एक सॉइल्ड मास्क है, उसको जब आप उतार रहे हो तो उसका फ्रंट पोर्शन नहीं टच करना है, उसको पीछे स्ट्रैप से ही उतारना है अपनी उंगलियों से। एंड उसके तुरंत बाद आपको हैंड हाइजीन फॉलो करना है और हैंड वॉश करना है। डिस्पोज करने का तरीका सिंपल रहेगा, या तो जिप लॉक या फिर पेपर बैग, या फिर आप डबल प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हैं, टू बी वेरी श्योर कि ये कहीं और स्प्रेड ना हो। वक्त अब विदा लेने का, लेकिन रात 9 बजे हमसे ट्विटर स्पेसेस पर मिलने आइएगा। आज वहां धुरंधर लोग चर्चा करेंगे गर्मी पर। पसंद हो या नापसंद, आकर सुनिएगा ठंडक भरी चर्चा को। इसके अलावा आप कुछ कहना सुनना चाहें तो मेल कर ही सकते हैं radio@aajtak.com पर। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने, और साउंड मिक्सिंग का काम कर रहे हैं मेरे दोस्त कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।